हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सब लोग। फिर से आपका स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। पिछली क्लास में हमने किसी केमिकल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं वो समझा था। आपको कुछ एग्जांपल्स होमवर्क के लिए दिए थे, प्रैक्टिस के लिए, तो आई होप सबने किए होंगे और सबको ये टॉपिक अब आसान लग रहा होगा। तो आज के टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हमें ये देखना है कि जो फर्स्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन का मतलब समझा था, अब हमें ये देखना है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें हम कितनी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो केमिकल रिएक्शंस के बहुत टाइप हैं, लेकिन एक ऐसा कॉमन इवेंट होता है जो हर टाइप की रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है। यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, ये इवेंट, ये प्रोसेस हर रिएक्शन में होगा। तो ये इवेंट क्या है, हमने यहां लिखा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, उसमें ये इवेंट जरूर होगा कि कुछ पुराने बॉन्ड्स जो पहले से प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स में। अब आप सब जानते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, जो एटम्स को एक साथ होल्ड करके रखते हैं। तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें जो ओल्ड बॉन्ड्स पहले से प्रेजेंट है, उनमें से कुछ बॉन्ड्स या सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। मतलब कि एक इवेंट है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो रिएक्शन कोई भी हो, लेकिन ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हमेशा होती ही है। ठीक है, तो अब टाइप्स पे आते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम दो तरह से अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर टू क्राइटेरियाज फॉर डिवाइडिंग द केमिकल रिएक्शंस। ये जो दो क्राइटेरियाज हम देख रहे हैं, ये अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज। मतलब जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस दौरान जो एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं वहां पर, वो कैसे हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम रिएक्शंस को डिवाइड करते हैं। और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या नेचर है, उसके बेसिस पे भी हम रिएक्शन को डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज, इसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं इन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज chemical reactions are divided into two types. First is exothermic reactions and second is एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसके बेसिस पे हम सारी रिएक्शंस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, केमिकल रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। ठीक है, और ये 5 कैटेगरीज होती है कॉम्बिनेशन, सेकेंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ double displacement, and last is
रेडॉक्स। ठीक है, यानी कि जो पहला क्राइटेरिया है हमारा एनर्जी चेंज का, उसके बेसिस पे हम रिएक्शंस को डिवाइड करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, और जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं 5 कैटेगरीज: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट वन इज रेडॉक्स। तो आज की क्लास में हमारा जो फोकस होगा वो हमारे पहले क्राइटेरिया पे होगा। इट मींस इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन डिटेल। ठीक है, और आने वाली क्लासेस में हम जो सेकंड क्राइटेरिया है उनकी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्राइटेरिया। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एक्सोथर्मिक वर्ड है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सो। तो एक्सो का मतलब होता है आउट, मतलब कि बाहर निकलना, और दूसरा वर्ड है थर्मा। थर्मा स्टैंड्स फॉर एनर्जी। ठीक है, यानी कि ये जो रिएक्शंस हैं इनमें हमेशा जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, इट इज गिवन आउट। तो इसी के बेसिस पे हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देख सकते हैं जो आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। द रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन आउट, क्योंकि सबको पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट इज गिवन आउट और वी कैन से रिलीज्ड ड्यूरिंग अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कि रिएक्शन जब हो रही है तो प्रोडक्ट्स तो बन ही रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स के बनने के साथ साथ वहां पे हीट एनर्जी रिलीज भी हो रही है, वो भी बन रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हीट एनर्जी रिलीज होगी तो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें हीट एनर्जी बढ़ने की वजह से जो टेम्परेचर है वो भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। क्या कहा हमने कि अगर हीट रिलीज हो रही है तो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो रिएक्शन मिक्सचर becomes hot with rise in temperature। जो रिएक्शन है उसके आसपास का एनवायरनमेंट मतलब ही रिएक्शन मिक्सचर, जहां वो रिएक्शन हो रही है। तो जब भी ऐसी रिएक्शंस होती है हीट एनर्जी उस मिक्सचर में रिलीज आउट हो जाती है, मतलब कि बाहर निकलती है और उस मिक्सचर को वो गर्म कर देती है। इसलिए हमने कहा रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट विथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ जाएगा जब भी ऐसी रिएक्शंस होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें हमने जैसे पहले पॉइंट देखा था हमने इस क्लास में कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे जो पुराने बॉन्ड्स है वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो इनके टर्म्स में भी हम इन रिएक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हीट एनर्जी इसलिए रिलीज हो रही है क्योंकि जो नए बॉन्ड्स बनते हैं, जब प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं तो जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं वो हमेशा पुराने बॉन्ड्स से स्ट्रॉन्गर होते हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से हीट एनर्जी रिलीज होती है। क्या कहा हमने कि जो नए बॉन्ड्स इन रिएक्शंस में बन रहे हैं वो बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं जो पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं उनसे। तो हमेशा एक चीज याद रखेंगे आप कि जब भी कहीं पर बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जितने ज्यादा बॉन्ड्स जहां स्ट्रॉन्ग होंगे वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस उतना स्टेबल होगा और उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। ये रिलेशन आप आगे तक याद रखेंगे। ये एक बेसिक पॉइंट है कि जब भी किसी सब्सटेंसेस में जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब कि जो एटम्स है वो बहुत पास पास होंगे, स्ट्रॉन्गली बाइंड रहेंगे,
तो वो उस सब्सटेंस को स्टेबल बनाते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स का काम होता है किसी चीज को बाइंड करके स्टेबल बनाना। और जो भी चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसकी खुद की एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और अगर स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं अब प्रोडक्ट्स में वो स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा स्टेबल होंगे। अभी मैंने बताया अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा स्टेबल होंगे तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी भी कम होनी चाहिए रिएक्टेंट से, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ईपी का मतलब है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो पहले हमने डेफिनेशन देखी जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है गिवन आउट। आउट का मतलब हमने कहा था एक्सो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा था क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो जो एटमॉस्फेयर है मतलब कि जो रिएक्शन मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट हमने देखा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वही हीट के फॉर्म में बाहर रिलीज होती है। ठीक है, इस चीज को हम एक छोटे से डायग्राम से, ग्राफ से समझ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हम टाइम प्लॉट करते हैं, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है जब रिएक्शन हो रही है, और वाई एक्सिस पे हम एनर्जी प्लॉट करते हैं कि कितनी एनर्जी कम ज्यादा हो रही है। तो हमेशा होता क्या है कि मान लीजिए यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे टाइम कितना है, 0। तो वहां पर जब टाइम 0 होगा तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो भी बनानी है। तो जो भी एनर्जी होगी, मान लीजिए ये एनर्जी, इतनी एनर्जी है, तो शुरुआत में जो एनर्जी होगी ये किसकी होगी, सिर्फ रिएक्टेंट की। तो हम इसको कह सकते हैं ई आर, जो हमने यहां लिखा है। ठीक है, चाहे रिएक्शन कोई भी टाइप की हो, एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि शुरुआत में रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमेशा हमें एनर्जी देनी पड़ती है, या फिर कहीं से एटमॉस्फेयर से वो एब्जॉर्ब करता है। मतलब कि जब तक शुरुआत में कुछ ना कुछ एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जब हम शुरुआत में आगे बढ़ते हैं टाइम में तो एनर्जी बढ़ती है, यानी ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, जाएगा, एक पॉइंट पे है, ये ग्राफ यहाँ पे रुकेगा। अगर रिएक्टेंट्स को सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, हम उसको दे रहे हैं, एनर्जी बढ़ गई, एक समय ऐसा आएगा कि वो उसके बॉन्ड्स ब्रेक होके कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। और जब बॉन्ड ब्रेक होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस शुरू होता है, उसी समय एनर्जी दोबारा से कम होनी शुरू होती है। ठीक है, यानी शुरुआत में क्या एनर्जी क्यों बढ़ रही है, शुरुआत में एनर्जी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि रिएक्टेंट को हम जो रिएक्टेंट्स में बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करना चाहते हैं। जब तक वो बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे या वीक नहीं होंगे तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू नहीं होंगे, इसलिए तब तक एनर्जी बढ़ती है। और एक पॉइंट पे जैसे ही वो बॉन्ड्स वीक हो गए हैं या हम कह सकते हैं ब्रेक हो गए हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुए हैं तो एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें हमने क्या कहा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम हो जाती है, इसलिए ग्राफ नीचे आते 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 इस लेवल से जो रिएक्टेंट की एनर्जी उससे भी नीचे चला जाएगा और यहां कहीं रुकेगा, क्योंकि ये जो लास्ट में हमारे पास स्पीशीज बनी है, मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो गई तो लास्ट में हमें रिएक्शन के क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स। जब रिएक्शन खत्म होगी तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट्स। इसलिए ये जो एनर्जी होगी किसकी होगी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और प्रोडक्ट की एनर्जी, उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट्स में। तो ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। लास्ट हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स।
पहला एग्जांपल है कि जो क्विक लाइम है मतलब कि चूना, इसमें जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है स्लेट लाइम में और हीट एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि वो गर्म हो जाता है। तो जो क्विक लाइम है उसका फॉर्मूला है CaO प्लस, इसमें हमने वाटर ऐड किया, और स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए प्रोडक्ट के साथ प्लस में हम हीट लिखते हैं, क्यों? क्योंकि अब हमने कहा था कि हीट भी बन रही है प्रोडक्ट के साथ, तो ये तरीका होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखाने का। ठीक है, तो एक क्विक लाइन है और ये स्लेट लाइन। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर हम मैग्नीशियम को लें और उसको बर्न करें, तो मैग्नीशियम जब बर्न होगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगाएंगे और साथ में यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसी तरह से है मीथेन, CH4 मतलब कि मीथेन। मीथेन एक गैस होती है, जब हम इसको भी बर्न करते हैं तो ये भी मैग्नीशियम की तरह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर और प्लस साथ में क्या होगा, हीट। ठीक है, इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, फोर्थ है रेस्पिरेशन, जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा है कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। तो उसकी भी इक्वेशन हमने पहले भी देखी है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है हमारी सेल्स में वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और उसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है जो हमारी बॉडी यूज करती है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। रेस्पिरेशन, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस वो रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ और इसमें बनता है CO2 प्लस वाटर प्लस हीट। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लगाएंगे, यहाँ 6 लगाएंगे और यहाँ पे 6 लगाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और लास्ट में एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर तो ये ओवरऑल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। क्योंकि अब आपने एक्सोथर्मिक का मतलब जान लिया है तो बिल्कुल इससे ऑपोजिट जो कंसेप्ट है वो है एंडो का। एंडो का मतलब होता है इन, टेकिंग इन। तो अब देखते हैं इसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसमें भी अगर हम इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करें इस वर्ड को तो आएगा एंडो, एंडो का मतलब होता है इन, बिल्कुल अपोजिट, और थर्मा वही है एनर्जी। तो इसमें भी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये होगी कि द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज टेकन इन। अब क्या होगा कि यहां पर एनर्जी, यहां पर जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, बाहर से लेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं टेकन इन और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ऐसा यहां पर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं वो अब वीक बनेंगे। जो पुराने बॉन्ड्स थे रिएक्टेंट्स में वो थोड़े से स्ट्रॉन्गर थे, लेकिन जब उन्हें तोड़ा गया और जब नए बॉन्ड्स बने तो जो नए बॉन्ड्स बने वो वीकर बने। ठीक है, तो अगर नए बॉन्ड्स वीकर है मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बॉन्ड्स वीकर है, इसका मतलब है प्रोडक्ट्स कम स्टेबल होनी चाहिए, और अगर प्रोडक्ट्स कम स्टेबल है तो उनकी जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से अब ज्यादा होगी। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोर देन
द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन होते होते बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर जो है, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वहां की एनर्जी कम होगी, क्योंकि वहां की एनर्जी तो रिएक्टेंट ने ले ली। बात समझ में आ रही? जो आसपास की एनर्जी थी वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया? रिएक्टेंट्स ने। इसलिए जो आसपास रिएक्शन मिक्सचर है उसकी हीट एनर्जी कम होगी और वो कोल्ड हो जाएगा रिलेटिवली पहले से। कोल्ड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, लेकिन रिलेटिवली जो पहले था उसके मुकाबले कोल्डर रहेगा, विथ यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, विथ फॉल इन टेम्परेचर, थोड़ा स्लाइटली टेम्परेचर कम होगा। बिल्कुल अपोजिट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। अब यहाँ पर भी जो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में उसको देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पे भी टाइम होगा, यहाँ एनर्जी होगी। शुरुआत में हमारे पास रिएक्टेंट्स थे, इसलिए जो एनर्जी होगी शुरुआत में वो रिएक्टेंट की होगी। चाहे कोई भी रिएक्शन, मैंने कहा था कि शुरुआत में एनर्जी बढ़ानी ही पड़ती है, तो यहाँ पे भी बढ़ी एक लेवल तक। मान लीजिए यहाँ से जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पे उसके बॉन्ड ब्रेक हो गए या वीक हो गए, तो एनर्जी कम होगी। लेकिन जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं वो कैसे हैं? पहले के मुकाबले वीकर है, इसलिए जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट से थोड़ी सी ऊपर, मतलब कि ज्यादा ही रह जाएगी, यानी प्रोडक्ट्स कम स्टेबल बनेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे CaCO3 जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। ये एक सॉलिड होता है, इसको जब हम हीट करते हैं बहुत देर तक तो ये ब्रेक होता है इनटू CaO। अभी हमने देखा था क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्योंकि हीट हमें देनी पड़ रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये एंडोथर्मिक है। बिल्कुल उसी तरह से FeSO4 फेरस सल्फेट, इसे जब हम हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में ब्रेक हो जाता है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। उसी तरह से जब हम वाटर को ब्रेक करना चाहते हैं तो वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, लेकिन यहाँ पर हमें ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। मैंने कहा था एनर्जी कोई भी हो सकती है, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब या हमें बाहर से देनी पड़ती है वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड, Ag इज सिल्वर। इसे जब हम ब्रेक करते हैं Ag और क्लोरीन गैस में, तो वहां पर हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो है लाइट, यानी यहाँ पे लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इन सारे एग्जांपल्स में कोई ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, बाहर से अंदर ली जा रही है, तभी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो दीज ऑल आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आई होप आपको एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको ये नोट्स बनाने हैं, प्लस आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बीच का एक डिफरेंस का टेबल बनाना है विद एटलीस्ट 5 पॉइंट्स। उसमें एग्जांपल्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, सबको करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जो सेकंड क्राइटेरिया था हमारा रिएक्शंस को डिवाइड करने का, उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।